Good morning everyone. Welcome to the Lakshmikanta competitive classes. I hope you all are doing well. And आज की NCERT सीरीज में we will discuss fourth chapter of 8th class geography NCERT, that is agriculture. First of all, देखिए agriculture word लैटिन लैंग्वेज से डिराइव किया हुआ वर्ड है, जिसमें एगर का मतलब सॉइल होता है. एगर या एग्री इट मीन्स सॉइल, मिट्टी, एंड कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन. ठीक है, तो सॉइल में जो कल्टीवेशन की जाती है उसको बोलते हैं एग्रीकल्चर या कृषि. फाइन. देखिए जितने भी फिनिश प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे ब्रेड एंड बिस्किट है जो कि फ्लोर से बनते हैं, या कोई भी और प्रोडक्ट है जिसको हम डेली लाइफ में यूज करते हैं, इन सब का बेस एग्रीकल्चर ही होता है एक्चुअल में. और एक प्लांट से किसी फिनिश प्रोडक्ट में जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस है उसमें 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिनको 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं. एंड दीज आर प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी एक्टिविटीज एंड टर्शियरी एक्टिविटीज. ये 3 एक्टिविटीज से कोई एक प्लांट प्रोडक्ट किसी और फिनिश प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म होता है. जैसे वीट की कल्टीवेशन के बाद उससे फ्लोर बनता है एंड फ्लोर के बाद ब्रेड एंड बिस्किट्स बनते हैं. तो इस प्रोसेस में 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं. क्लियर. एंड सबसे पहले प्राइमरी एक्टिविटी होती है जो कि फर्स्ट एक्टिविटी होती है किसी प्रोडक्शन में, एंड इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. किसी नेचुरल रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन को कहते हैं प्राइमरी एक्टिविटी, जिसमें एग्रीकल्चर आता है हमारा, फिशिंग या गैदरिंग ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब का जो प्रोडक्शन है, नेचुरल रिसोर्स के प्रोडक्शन है ये एग्रीकल्चर से, इनको प्राइमरी एक्टिविटीज में इंक्लूड किया गया है. देन सेकेंडरी एक्टिविटीज में फिर इन सभी प्रोडक्ट्स की जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे कल्टीवेशन के बाद जो वीट प्रोड्यूस हुआ उसको बेक करके ब्रेड बनाना, या कॉटन से क्लॉथ बनाना एंड स्टील की मैन्युफैक्चरिंग, ये सब क्या है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज हैं. सेकंड नंबर पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी आती है. एंड देन थर्ड एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी होती है, इनको बोलते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज. और ये जो टर्शियरी एक्टिविटी है ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटीज को सर्विसेज के थ्रू सपोर्ट करती है, जैसे ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज, ट्रेड, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग एक्सेट्रा. इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे फील्ड में कॉटन की कल्टीवेशन करना, मतलब ये प्राइमरी एक्टिविटी है, एंड कॉटन कल्टीवेशन के बाद उससे कपड़ा बनाना सेकेंडरी एक्टिविटी. एंड जब ये क्लॉथ मार्केट में ट्रांसपोर्ट होंगे तो इसको हम बोलेंगे टर्शियरी एक्टिविटीज. ठीक है, तो जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शन का एंड एक्सट्रैक्शन का काम होता है वो क्या होता है, प्राइमरी एक्टिविटी. सो एग्रीकल्चर भी एक प्राइमरी एक्टिविटी है, बिकॉज इसमें सॉइल में हम क्रॉप्स को ग्रो करके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप्स, फ्लावर्स, ये सब प्रोड्यूस करते हैं. सो दिस इज अ प्राइमरी एक्टिविटी. एंड यही प्राइमरी एक्टिविटी विच इज एग्रीकल्चर, ये बाकी सभी एक्टिविटीज का बेस है, बिकॉज रॉ मटेरियल सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए एग्रीकल्चर से ही मिलता है. सो दिस इज द फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है. एंड वर्ल्ड में 50% पीपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज हैं, जबकि इंडिया की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पे 2/3 ऑफ इंडियाज पीपल आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. अब देखो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में या क्रॉप्स ग्रो करने के लिए सॉइल की टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट, ये 2 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो फेवरेबल होने चाहिए, एंड यही डिटरमिन करते हैं किसी जगह के एग्रीकल्चर को कि कौन सी क्रॉप एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो की जाएगी. एंड जिस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उसको बोलते हैं एरेबल लैंड. And this is the map which shows arable land of the world, and you can see कि जिन जिन एरियाज में फेवरेबल क्लाइमेट और फर्टाइल सॉइल अवेलेबल है,
सिर्फ वहीं पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज होती हैं एंड अदर एरियाज में नहीं होती। और इंडिया की अगर बात करें तो मोस्ट ऑफ द रीजन इज फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज एंड यूरोप में भी काफी रीजन है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व एंड नॉर्थ अमेरिका में ईस्टर्न पार्ट है दैट इज सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, सो जितने भी ग्रीन कलर से शो किए हैं दीज आर द एरेबल लैंड्स ऑफ द वर्ल्ड। फाइन, नाउ देयर आर 5 टर्म्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। तो जो साइंस और आर्ट सॉइल पे कल्टीवेशन से रिलेटेड होता है, जिसमें क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, लाइफ स्टॉक को रेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर को फार्मिंग भी बोलते हैं। फाइन, एंड नेक्स्ट एक टर्म है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म की कमर्शियल रेयरिंग की जाती है, तो जिसमें सिल्क वॉर्म्स को पाला जाता है एंड इनको कमर्शियल पर्पस के लिए रेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड सेरीकल्चर एंड इट में सप्लीमेंट द इनकम ऑफ द फार्मर। तो फार्मर्स और एक्स्ट्रा इनकम के लिए एग्रीकल्चर के साथ साथ सेरीकल्चर भी प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें वो साइमल्टेनियसली सिल्क वॉर्म्स को रेयर करते हैं। फिर नेक्स्ट एक टर्म है पिस्सीकल्चर। ये फिशिंग से रिलेटेड है, जिसमें फिशिंग की ब्रीडिंग की जाती है टैंक्स एंड पॉन्ड्स को कंस्ट्रक्ट करके। फाइन, एंड नेक्स्ट है विटीकल्चर। और विटीकल्चर एक्चुअली ग्रेप्स की कल्टीवेशन को बोलते हैं। एंड देन हॉर्टिकल्चर होता है एक। हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स को कमर्शियल यूज के लिए ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 टर्म्स हैं रिलेटेड टू द कल्चर या एग्रीकल्चर। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फार्म सिस्टम। तो एग्रीकल्चर और फार्मिंग का जो सिस्टम है इसको फार्म सिस्टम बोलते हैं। इम्पोर्टेंट इनपुट्स इसके होते हैं सीड, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी और लेबर। ठीक है, एंड इसमें जो ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं दीज आर प्लोइंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो ये सारे ऑपरेशंस इसमें होते हैं, जिससे एक फार्म सिस्टम बनता है एंड इसमें आउटपुट्स किस फॉर्म में आते हैं, क्रॉप्स की फॉर्म में। क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं सोइंग करके, वीडिंग करके, और फिर उसमें पानी दिया जाता है इरिगेशन से, प्लोइंग करके। फिर हार्वेस्ट करके जो इनपुट प्रोड्यूस होता है दीज आर इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट जो क्रॉप्स होती हैं, एंड वूल या डेयरी और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की फॉर्म में इसके आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो फार्मिंग कितनी तरह की होती है। तो बेसिकली फार्मिंग जो है वेरियस वेज में होती है अक्रॉस द वर्ल्ड, डिफरेंट टाइप से। सभी वर्ल्ड में फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं अपने अपने तरीके से, डिपेंडिंग अपॉन द ज्योग्राफिकल कंडीशन कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, एंड लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी किस तरह की है, तो उस पर डिपेंड करता है। एंड डिफरेंट वेज में फार्मिंग की जाती है। बट बेसिकली फार्मिंग कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स। दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। एक तो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है, दूसरी कमर्शियल फार्मिंग होती है। तो देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होता है। इस एग्रीकल्चरल टाइप में सिर्फ अपनी नीड्स को, फैमिलियल नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही फार्मिंग की जाती है, जिसमें अपने घर के फैमिली मेंबर्स ही लेबर होते हैं, वही कल्टीवेशन का सारा काम करते हैं। लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी इसमें लो होता है एंड स्मॉल ही इसकी आउटपुट आती है, जो कि सिर्फ अपनी फैमिलियल नीड्स को ही फुलफिल करती है। तो मीन्स इस सबसिस्टेंस फार्मिंग में सिर्फ सबसिस्टेंस या सर्वाइवल ही मेन मोटिव होता है, प्रॉफिट कमाना इसमें मोटिव नहीं होता। एंड इसको भी फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, एक इंटेंसिव फार्मिंग और दूसरी प्रिमिटिव फार्मिंग या प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो देखिए इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग में एक फार्मर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पे सिंपल टूल्स और ज्यादा लेबर को यूज करके कल्टीवेशन करता है
और इस तरह की फार्मिंग मोस्टली थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में की जाती है, स्पेशली जो साउथ और ईस्ट एशिया के मॉनसून रीजन्स हैं, वहाँ पे इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस की जाती है। एंड इन मॉनसून रीजन्स में अच्छी प्रॉपर सनशाइन आती है एंड सॉइल फर्टाइल होती है, जिस वजह से यहाँ पे एक साल में सेम प्लॉट पे मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो की जाती है इस इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में, जिसमें राइस मेन क्रॉप होती है एंड अदर क्रॉप्स इंक्लूड व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये सब्सिस्टेंस फार्मिंग की सेकेंड टाइप है, जिसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग की जाती है। और ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ये मोस्टली थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में की जाती है, जैसे अमेज़न बेसिन एंड ट्रॉपिकल रीजन जो अफ्रीका का है एंड कुछ साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है। एंड ये हैवी रेनफॉल के रीजन्स होते हैं जहाँ पे वेजिटेशन क्विकली रीजनरेट हो जाती है। एंड इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन में एक प्लॉट ऑफ लैंड ट्रीज को कट करके क्लियर किया जाता है एंड फिर उनको बर्न करके उनकी एशेज को सॉइल के साथ मिक्स करके क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे मेज, याम, पोटैटोज, इस तरह की ये सब क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो की जाती हैं। एंड जब सॉइल की फर्टिलिटी लूज होने लगती है तो उस लैंड को छोड़ के फिर कल्टीवेटर एक दूसरे प्लॉट की तरफ मूव करता है एंड इसी तरह टाइम टू टाइम ये शिफ्ट होते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। एक जगह की सॉइल की फर्टिलिटी अगर लॉस हुई तो दूसरी जगह ट्रीज को कट करके वहां पे फिर कल्टीवेशन ये स्टार्ट करते हैं। एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। ठीक है, और वर्ल्ड में शिफ्टिंग कल्टीवेशन को डिफरेंट नेम्स से जाना जाता है, जैसे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में झूमिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, मैक्सिको में मिल्पा, ब्राजील में रोसा एंड मलेशिया में लैडेंग नाम से शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं। क्लियर? फिर नेक्स्ट है नोमैडिक हर्डिंग। ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग की ही एक टाइप है, जो कि मोस्टली एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है, जैसे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा डेजर्ट का जो रीजन है, सेंट्रल एशिया और इंडिया के कुछ पार्ट्स जैसे राजस्थान और जम्मू कश्मीर जो कि ड्राई रीजन्स हैं। एंड इस फार्मिंग में हर्ड्समैन अपने एनिमल्स को लेके उनके फॉडर एंड वाटर के लिए एक सीजन से दूसरे सीजन में फ्रॉम प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। सीजन टू सीजन इनकी ये मूवमेंट होती है कि ये एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं, ताकि उनके एनिमल्स को जो इनको वो कल्टीवेट रेयर करते हैं, जैसे शीप, कैमल या गोट, इनको लेके वो दूसरी जगह चले जाते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ फॉडर एंड वाटर फॉर देयर एनिमल्स। एंड इस हर्डिंग में, नोमैडिक हर्डिंग में मिल्क, मीट, वूल एंड हाइड जो है ये प्रोडक्ट्स हैं जिनको हर्डर्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद नेक्स्ट जो एक एग्रीकल्चर की टाइप है दैट इज कमर्शियल फार्मिंग। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में तो अपने सब्सिस्टेंस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ही स्मॉल स्केल पे कल्टीवेशन की जाती है, जस्ट टू फुलफिल द फैमिलियर नीड। लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में मार्केट में सेल करने के लिए एंड प्रॉफिट गेन करने के लिए क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एंड एनिमल्स रियर किए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉफिट जो है वो मेन मोटिव होता है, इसलिए कल्टीवेटेड एरिया यहाँ पे लार्ज होता है एंड इसमें कैपिटल मतलब पैसा भी ज्यादा लगता है और ज्यादातर काम मशीन्स के थ्रू होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा आउटपुट आए एंड प्रॉफिट ज्यादा हो। ठीक है, और कमर्शियल फार्मिंग को हम फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं या क्लासिफाई करते हैं। एक तो कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है, देन मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये 3 टाइप्स हैं कमर्शियल फार्मिंग की। फाइन। एंड फर्स्ट कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग में क्या होता है,
कमर्शियल पर्पस से मतलब मार्केट में सेल करने के लिए ग्रेन वाली क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे मेज एंड व्हीट है। ये मोस्ट कॉमनली ग्रोन ग्रेन्स हैं जो कि कमर्शियल पर्पस से ग्रो की जाती है। एंड इस तरह की फार्मिंग स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है, जहाँ पे फार्म का साइज लार्ज होता है, जो कि हंड्रेड्स ऑफ हेक्टेयर्स तक स्प्रेड होता है। एंड पॉपुलेशन यहाँ की कम होती है, क्योंकि ज्यादातर जो रीजन होता है वो कल्टीवेबल लैंड से स्प्रेड होता है या कवर होता है। एंड मेजर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के जो एरियाज हैं वो नॉर्थ अमेरिका के टेम्परेट ग्रासलैंड्स में मिलेंगे एंड यूरोप और एशिया में। ठीक है। इसके अलावा कमर्शियल फार्मिंग में मिक्स्ड टाइप की फार्मिंग भी होती है, जिसमें एक ही लैंड फूड, फॉडर क्रॉप्स और एनिमल्स को रियर करने के लिए यूज की जाती है। एंड ये यूरोप, ईस्टर्न यूएसए, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस की जाती है। देन थर्ड कमर्शियल फार्मिंग की टाइप है प्लांटेशन, जिसमें एक सिंगल क्रॉप लार्ज एरिया में ग्रो की जाती है फॉर कमर्शियल पर्पस, जैसे टी, कॉफी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना या कॉटन जो ग्रो की जाती है, इनको प्लांटेशन बोलते हैं। इसमें लेबर काफी ज्यादा लगता है एंड कैपिटल भी ज्यादा लगती है। एंड प्लांटेशन टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग के लिए ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का अच्छे से डेवलप होना काफी जरूरी होता है। इट इज एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, बिकॉज ये मार्केट में सेल करने के पर्पज से ग्रो की जाती है प्लांटेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क शुड बी गुड। ठीक है। एंड मेजर जो प्लांटेशन हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं वर्ल्ड के, जैसे रबर की प्लांटेशन मलेशिया में, कॉफी की ब्राजील में, टी की इंडिया में और श्रीलंका में। ठीक है। ये कुछ मेजर एग्जांपल्स हैं प्लांटेशंस के। फाइन। तो टू टाइप्स ऑफ फार्मिंग हमने पढ़ी, एक सबसिस्टेंस फार्मिंग और दूसरी कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। देन प्रिमिटिव में भी दो टाइप्स इंक्लूड है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। फिर कमर्शियल फार्मिंग में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जैसे कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। एंड एक और इम्पोर्टेंट फार्मिंग की टाइप है दैट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये आजकल काफी प्रैक्टिस की जाती है। एंड इस ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऑर्गेनिक मैन्योर और नेचुरल पेस्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ केमिकल्स। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए केमिकल्स यूज करने के बजाय जो ऑर्गेनिक तरीके से प्रोड्यूस हुए या तैयार हुए मैन्योर्स होते हैं एंड नेचुरल पेस्टिसाइड्स को इसमें यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसमें किसी तरह की जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं की जाती है, जस्ट ये सिंपल नेचुरल फार्मिंग होती है। फाइन। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेजर क्रॉप्स। तो देखिए, इस ग्रोइंग पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन। एंड ये क्रॉप एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज होती है उनको रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। एंड मेजर जो फूड क्रॉप्स हैं वो है व्हीट, राइस, मेज एंड मिलेट। इसके अलावा जूट एंड कॉटन इम्पोर्टेंट फाइबर क्रॉप्स हैं। एंड टी एंड कॉफी जो है ये बेवरेज क्रॉप्स हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस द मेजर फूड क्रॉप्स, जिसमें फर्स्ट है राइस। राइस एक मेजर फूड क्रॉप है ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इट इज द स्टेपल डाइट ऑफ द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इन रीजन्स में स्टेपल डाइट है ये। मोस्ट ऑफ द पीपल ईट राइस एज देयर फूड, सो इट इज वन ऑफ द मेजर फूड क्रॉप। एंड राइस को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर होता है, हाई ह्यूमिडिटी एज वेल एज हाई रेनफॉल। दैट इज वाई ट्रॉपिकल रीजन में इसको ग्रो किया जाता है एंड सब ट्रॉपिकल में भी ग्रो होता है राइस, बट मोस्टली इन ट्रॉपिकल रीजन बिकॉज इट नीड हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई रेनफॉल। ठीक है। एंड अलूवियल जो क्लेई सॉइल होती है
जो कि ज़्यादा वाटर रिटेन कर सकती है, उसमें बेस्ट राइस कल्टीवेट होता है, बिकॉज इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ऐसी क्रॉप इसके सॉइल इसके लिए सुटेबल होती है जो कि वाटर को अच्छे से रिटेन कर सके। तो बेस्ट है अलूवियल क्लेई सॉइल, जो कि इंडिया के ग्रेट नदर्न प्लेन्स में गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन के आसपास काफ़ी अच्छी मिलती है। एंड वर्ल्ड में चाइना जो है वो टॉप लीडर है इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। सबसे ज़्यादा राइस चाइना में प्रोड्यूस होता है। देन सेकंड नंबर पे इंडिया आता है, देन जापान, श्रीलंका एंड इजिप्ट। ठीक है। नेक्स्ट है वीट। वीट को मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर होता है एंड रेनफॉल भी मॉडरेट, मीन्स राइस के कंपैरिजन में थोड़े कम टेम्परेचर और कम रेनफॉल में वीट ग्रो हो जाता है। लेकिन हार्वेस्टिंग के टाइम पे ब्राइट सनशाइन रिक्वायर होती है वीट को, मतलब कंपैरेटिवली हायर टेम्परेचर, एंड ये लोमी सॉइल में ज़्यादा इसके लिए सुटेबल होती है। लोमी सॉइल में ये अच्छे से ग्रो होता है एंड इट इज एक्सटेंसिवली ग्रोन इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और इंडिया में ये विंटर सीजन में ग्रो किया जाता है। ठीक है। अक्टूबर नवंबर तक इसको सो किया जाता है। देन इसका हार्वेस्टिंग का जो टाइम है वो मार्च अप्रैल के बीच का रहता है। फाइन। नेक्स्ट है मिलेट। ये मोटा अनाज होता है जिसको कोर्स ग्रेन भी कहते हैं एंड ये लेस फर्टाइल और सैंडी टाइप की सॉइल में भी ग्रो हो जाता है। तो इसको लो रेनफॉल एंड हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर वाले रीजन्स में ये ग्रो हो जाता है विद एडिकेट रेनफॉल, मतलब रेनफॉल ज़्यादा ना भी होती हो, जो ड्राई रीजन्स होते हैं वहाँ पे ये क्रॉप ग्रो की जाती है मिलेट्स। एंड मिलेट्स में आते हैं जैसे ज्वार, बाजरा, रागी। ये मिलेट्स के टाइप्स हैं जो मोटे अनाज होते हैं एंड इंडिया में भी इनको ग्रो किया जाता है। अदर कंट्रीज इंक्लूड नाइजीरिया, चाइना और निगर। तो मोस्टली जहाँ पे डेजर्ट होते हैं वहीं पे इनको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है मेज। मेज जो है इसको मॉडरेट टेम्परेचर एंड मॉडरेट ही रेनफॉल रिक्वायर होता है एंड लॉट्स ऑफ सनशाइन। सॉइल इसके लिए फर्टाइल और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए एंड इट इज ग्रोन इन नॉर्थ अमेरिका, ब्राजील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया एंड मैक्सिको। देन फाइबर क्रॉप है इम्पोर्टेंट कॉटन। और कॉटन की कल्टीवेशन के लिए हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेनफॉल रिक्वायर्ड होती है विद 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। ठीक है। एंड मोस्टली ये ब्लैक और अलूवियल सॉइल में ग्रो की जाती है। जैसे इंडिया में डेक्कन प्लेटो की जो ब्लैक सॉइल है, लावा सॉइल्स में बिकॉज मिनरल्स होते हैं तो उसमें कॉटन की बेस्ट कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा अलूवियल सॉइल में भी ये ग्रो हो जाती है। एंड मेजर जो इसके प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं चाइना, यूएसए, इंडिया और इजिप्ट और पाकिस्तान एंड ब्राजील। एंड ये कॉटन जो है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक मेन रॉ मटेरियल है। ठीक है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है जूट। जूट को गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये अलूवियल सॉइल में ग्रो किया जाता है एंड इट ऑल्सो रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर एंड हैवी रेनफॉल, मीन्स ह्यूमिड क्लाइमेट रिक्वायर होता है जूट कल्टीवेशन के लिए। सो ये क्रॉप भी ट्रॉपिकल एरियाज में ही ग्रो की जाती है बिकॉज ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, ट्रॉपिकल रीजन्स में। एंड इंडिया एंड बांग्लादेश इसके लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। देन वी विल डिस्कस बेवरेज क्रॉप्स। बेवरेज क्रॉप्स में फर्स्ट है कॉफी। कॉफी को वार्म और वेट क्लाइमेट रिक्वायर होता है एंड वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल। जो हिल स्लोप्स हैं वो ज़्यादा सुटेबल होते हैं कॉफी की कल्टीवेशन के लिए। एंड इसका लीडिंग प्रोड्यूसर ब्राजील है, दैट इज फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया। तो फर्स्ट नंबर पे कॉफी की कल्टीवेशन में ब्राजील आता है, फिर कोलंबिया एंड थर्ड नंबर पे इंडिया। देन नेक्स्ट है बेवरेज क्रॉप टी।
ये प्लांटेशंस में ग्रो की जाती है एंड इट रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो ये ऐसे रीजन्स में ग्रो होती है जहाँ पे क्लाइमेट तो कूल हो एंड हाई रेनफॉल हो थ्रू आउट द ईयर, अच्छी रेनफॉल होती रहे एंड ये रेनफॉल किसी एक सीजन में नहीं बल्कि थ्रू आउट द ईयर होती रहे। ठीक है, तो ऐसे क्लाइमेट में ही इनकी ग्रोथ होती है एंड लोमी सॉइल इनके लिए रिक्वायर्ड होती है, जेंटल स्लोप्स पे जो कि वेल ड्रेन्ड हो। और टी की कल्टीवेशन में इनकी जो पत्तियां होती हैं चाय की, उसको प्लग करना पड़ता है, सो दैट इज वाई लार्ज नंबर ऑफ लेबर इज रिक्वायर्ड। तो लेबर की रिक्वायरमेंट इसमें ज्यादा होती है टू पिक द लीव एंड लीडिंग प्रोड्यूसर्स इसके केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका है वर्ल्ड में। फाइन, so these are the major crops of the world. Now we will discuss agricultural development. तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है, जिसका मतलब है ग्रोइंग पॉपुलेशन की। जो पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज हो रही है तो इनकी डिमांड्स भी इंक्रीज हो रही हैं एंड इन सारी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए जो एफर्ट्स लगाए जाते हैं टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन is called agricultural development की। It refers to the efforts made to increase farm production in order to meet the growing demand of increasing population। और ये agricultural development बहुत सारी तरह से इसको अचीव कर सकते हैं एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट by increasing the cropped area, number of crops जो ग्रो की जाती हैं उनको इंक्रीज करके, इरिगेशन फैसिलिटीज को इम्प्रूव करके एंड फर्टिलाइजर्स और हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स को यूज करके एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा की जा सकती है एंड की जाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसके अलावा मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का। लेबर को ना यूज करके मशीन्स का ज्यादा से ज्यादा यूज अगर करें तो उससे एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज्यादा होती है एंड वही काम अगर लेबर करेगा तो उससे आउटपुट कम आता है। सो द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो देखिए एग्रीकल्चर वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्लेसेस पे डेवलप हुआ है एंड इन डिफरेंट वेज। जैसे डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं जिनकी पॉपुलेशन लार्ज है वो यूजुअली इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे क्रॉप्स जो है स्मॉल लैंड होल्डिंग्स में ग्रो की जाती है मोस्टली फॉर सबसिस्टेंस एंड लार्ज होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए लार्ज होल्डिंग्स यूज किए जाते हैं जैसे कि कनाडा में, यूएस में और ऑस्ट्रेलिया में। तो डिफरेंट प्लेसेस में डिफरेंटली एग्रीकल्चर डेवलप होता है। जैसे यहाँ पे दो केस स्टडीज हैं, दैट इज वन फ्रॉम इंडिया एंड वन फ्रॉम यूएस, जिनसे हम ये देख सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप्ड कंट्री में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट किस तरह से होती है। फर्स्ट केस है अ फार्म इन इंडिया। तो देखिए देयर इज अ स्मॉल विलेज, आदिलाबाद एक विलेज है गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश में, जिसमें एक स्मॉल फार्मर है इन दिस विलेज हु हैज फार्मलैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टेयर। तो उसका जो फार्मलैंड है वो 1.5 हेक्टेयर्स का है, उसका हाउस भी इसी मेन विलेज में है एंड ही परचेजेस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर। हर साल वो HYV सीड्स को मार्केट से परचेज करता है एंड लैंड फर्टाइल है तो वो एटलीस्ट 2 क्रॉप्स एक साल में ग्रो करता है, विच आर नॉर्मली व्हीट और राइस एंड पल्सेस। ठीक है, एंड फार्मर जो है ये अपने फ्रेंड्स एंड एल्डर्स की एडवाइस लेता है एज वेल एज गवर्नमेंट की, जिसमें एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स जो होते हैं वो टाइम टू टाइम एडवाइस देते रहते हैं एंड ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर प्लोइंग हिज फील्ड। तो वो ट्रैक्टर को रेंट पे लेता है, जबकि उसके कुछ फ्रेंड्स अभी भी ट्रेडिशनल मेथड यूज करते हैं प्लोइंग के, जिसमें बुलॉक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, एंड यहाँ पे पास में एक ट्यूबवेल है विच ही टेक्स ऑन रेंट टू इरिगेट हिज
फील्ड, तो उसको भी वो रेंट पे लेता है अपनी फील्ड में इरिगेशन करने के लिए। एंड ही ऑल्सो हैज 2 buffaloes एंड फ्यू hens, कुछ बफेलोज और 2 buffaloes और कुछ hens हैं उसके पास, जिसका वो मिल्क सेल करता है इन अ कोऑपरेटिव स्टोर जो कि नियर बाय टाउन में लोकेटेड है। एंड ही इज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि उसको एडवाइस करती है फ्रॉम टाइम टू टाइम अबाउट द टाइप ऑफ फॉडर फॉर हिज एनिमल्स, सेफ्टी मेजर्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ लाइफ स्टॉक एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इन सब पे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको एडवाइस करती है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज, तो उसके सभी फैमिली मेंबर्स फार्म एक्टिविटीज में हेल्प करते हैं। एंड कई बार ये जो इंडिया का फार्मर है लोन भी लेता है फ्रॉम अ बैंक या अपने एग्रीकल्चर की कोऑपरेटिव सोसाइटी से, ताकि वो HYV सीड्स को खरीद सके एंड उनको सो कर सके। देन फिर अपने प्रोड्यूस को फार्मर नियर बाय टाउन में जो मंडीज होती हैं वहाँ पे सेल करते हैं। एंड क्योंकि ज्यादातर जो फार्मर्स होते हैं इनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज ज्यादा नहीं होती, so they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them। अगर मार्केट फेवरेबल ना हो किसी टाइम तो भी उनको अपनी प्रोड्यूस कम प्राइस पे भी सेल करनी पड़ती है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट हैज टेकन स्टेप्स टू डेवलप स्टोरेज फैसिलिटीज। नाउ कंपेयर इट विद द फार्म इन USA। तो देखिए अभी हमने इंडिया के एक फार्म और फार्मर के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम इसको कंपेयर करेंगे USA के फार्म के साथ, जहाँ पे एवरेज फार्म का साइज लार्ज होता है इंडियन फार्म से, विच इज अबाउट 250 हेक्टेयर, जबकि इंडिया के फार्म का साइज था 1.5 हेक्टेयर। ठीक है, और फार्मर्स जनरली फार्म में ही रिसाइड करते हैं इन USA। एंड जो मेजर क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं दीज आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन, शुगर बीट, फाइन। एंड एग्जाम्पल है जैसे मिड वेस्ट USA में एक फार्मर है लोअर स्टेट में, उसके पास 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड है, कॉर्न ग्रो करता है वो अपनी फील्ड में। आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सॉइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड ऑफ दिस क्रॉप, जब वो सॉइल और वाटर रिसोर्सेज अप्रोप्रिएट है उसकी क्रॉप के लिए, तब वो ये क्रॉप ग्रो करता है कॉर्न को। एंड अपनी क्रॉप को डैमेज से और पेस्ट से बचाने के लिए एडिक्वेट मेजर्स भी लेता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम वो अपनी सॉइल के सैंपल सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में भेजता है टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट, कि सॉइल में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं या नहीं। ये चेक करने के लिए वो अपनी सॉइल के सैंपल समय समय पे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी में सेंड करता रहता है। एंड इस टेस्ट से वो अपने साइंटिफिक फर्टिलाइजर के प्रोग्राम्स को प्लान करता है। एंड इसके अलावा USA के फार्मर का जो कंप्यूटर होता है वो सैटेलाइट के साथ लिंक होता है, जिससे उसको अपने फार्म की या फील्ड की पिक्चर्स मिलती रहती हैं। एंड इन इमेजेस को देख के वो अपने फार्म में जब रिक्वायरमेंट हो तब केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स को यूज करता है। ही यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर्स, combined harvester and thresher to perform various agricultural operations। एंड उसकी जो ग्रेन्स है वो ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर होती है एंड देन मार्केट एजेंसीज में डिस्पैच कर दी जाती हैं। और USA का जो फार्मर है वो एक बिजनेसमैन की तरह एक्ट करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह जैसे कि इंडिया में। ठीक है, तो ये कंपैरिजन है दोनों के बीच का कि इंडिया में किस तरह की फार्मिंग होती है, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज में किस तरह की फार्मिंग होती है, एंड डेवलप्ड कंट्री जैसे USA में किस तरह की फार्मिंग होती है। दिस इज अ कंपैरिजन एंड वी हैव डन द चैप्टर। नाउ वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है जो फर्स्ट एक्टिविटी होती है, जिसमें ग्रोइंग ऑफ क्रॉप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स
रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इंक्लूड होता है एंड इट इज ऑल्सो नोन एज फार्मिंग। तो फार्मिंग भी इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर को, जिसमें कि क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। तो देखिए, फेवरेबल टोपोग्राफी, सॉइल एंड क्लाइमेट, कि जिस तरह के क्लाइमेट, सॉइल और टोपोग्राफी में जिस तरह की क्रॉप ग्रो की जाती है, तो ये वेरी करता है अपने सॉइल टाइप, क्लाइमेट और टोपोग्राफी पे। जैसे जहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर और क्लाइमेट, मतलब ज्यादा टेम्परेचर और रेनफॉल वाला रीजन होंगे, वहाँ पे राइस कल्टीवेट की जाती है। वहीं अगर मॉडरेट टेम्परेचर और जो रेनफॉल वाले रीजन हैं, वहाँ पे वीट की कल्टीवेशन होती है। एंड ड्राई रीजन्स में जहाँ पे लो टेम्परेचर तो हाई हो चाहे लो हो, मोस्टली हाई होता है, एंड रेनफॉल अगर लो हो तो वहाँ पे मिलेट्स ग्रो किए जाते हैं। फाइन, ये भी डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर हाई है और ड्राई रीजन है तो मिलेट, एंड लो है तो फिर उस हिसाब से अनदर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। फाइन, सो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द क्रॉप्स या एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस। तो पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन बताना है क्या होता है एंड इसके नुकसान क्या हैं। तो देखिए, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन भी इसको कहते हैं, ये एक टाइप है फार्मिंग एक्टिविटी की विच इन्वॉल्व क्लियरिंग अ प्लॉट ऑफ लैंड बाय फेलिंग ट्रीज। तो इसमें ट्रीज को कट करके, डिफॉरेस्टेशन करके जगह खाली की जाती है, एक लैंड एरिया, एंड उस पर फिर उन ट्रीज को बर्न करके, जो ये फेल्ड ट्रीज होते हैं इनको बर्न करके, इनकी जो एशेज होती हैं उनको सॉइल में मिक्स करके फिर क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, जैसे मेज, याम, पोटैटो, कसावा, इस तरह की क्रॉप्स इस क्लियर्ड लैंड पे ग्रो की जाती हैं। तो जब सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हो जाती है क्रॉप्स ग्रो करने के बाद, तो इस लैंड को छोड़ के कल्टीवेटर एक दूसरे प्लॉट की तरफ मूव करता है, एंड फिर वहां भी यही प्रोसेस फिर से स्टार्ट करता है, ट्रीज को कट करना, फिर उनको बर्न करना, एंड फिर वहां पे कल्टीवेशन करना। ठीक है, तो इस प्रोसेस के काफी सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन ही इसका डिसएडवांटेज है, डिफॉरेस्टेशन इसमें करनी पड़ती है, एंड कुछ टाइम के बाद लैंड की जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है, सॉइल इरोजन इससे होता है, एंड जो स्मॉल पैचेस होते हैं कल्टीवेशन के, वो लार्ज पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इनसफिशिएंट रहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो देखिए, प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग की एक टाइप है जिसमें एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, जैसे टी, कॉफी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना या कॉटन, एंड इसमें लार्ज नंबर ऑफ लेबर रिक्वायर्ड होते हैं एज वेल एज large amount of capital, and the produce is either processed on the farm itself or in nearby factories. Major जो plantations हैं, these are found in the tropical regions of the world. जो भी tropical regions हैं, इक्वेटर के पास के regions, यहीं पे major plantations मिलती हैं वर्ल्ड में, जैसे रबर की plantations मलेशिया में, कॉफी की ब्राजील में मेजर प्लांटेशन है, टी की इंडिया और श्रीलंका में। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन है नेम द फाइबर क्रॉप एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। तो फाइबर क्रॉप कौन कौन सी है, जूट और कॉटन, एंड इनके लिए जो क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर हैं, तो जैसे जूट के लिए जो कि गोल्डन फाइबर है, इसके लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, मोर देन 25 डिग्री सेंटीग्रेड, हैवी रेनफॉल एंड वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है, और कॉटन के लिए, इसके लिए भी हाई टेम्परेचर ही रिक्वायर्ड होता है, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर,
लेकिन रेनफॉल लो रिक्वायर होती है कॉटन कल्टीवेशन के लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 210 दिन फ्रोस्ट फ्री और ब्राइट सनशाइन के होने चाहिए एंड लॉट ऑफ क्लाउड फ्री सनी डेज जो है असेंशियल होते हैं कॉटन के ग्रो के लिए। ठीक है, नाउ वी विल डू टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर मीन्स। हॉर्टिकल्चर क्या होता है? तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो करने का मतलब होता है हॉर्टिकल्चर। सो फर्स्ट ए ऑप्शन इज करेक्ट। देन सेकंड है गोल्डन फाइबर रेफर्स टू। तो गोल्डन फाइबर क्या होता है? जूट को गोल्डन फाइबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। फाइन। देन नेक्स्ट इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इज। कॉफी का लीडर प्रोड्यूसर कौन है? फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज ब्राजील। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन है गिव रीजंस ऑफ द फॉलोइंग, जिसमें फर्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इंडिया में एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी है, इसका रीजन बताना है। तो देखिए 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फर्स्ट एक्टिविटी होती है बिकॉज एग्रीकल्चर से ही रॉ मटेरियल मिलता है सेकेंडरी एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, एंड उसके बाद ही टर्शियरी एक्टिविटीज होती हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी है एंड हमारी 2/3 इंडिया की पॉपुलेशन इस पे डिपेंड करती है। दैट इज वाई इंडिया इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री एंड एग्रीकल्चर यहाँ पे एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। तो देखिए डिफरेंट क्रॉप्स जो हैं डिफरेंट रीजन्स में इसलिए ग्रो की जाती है बिकॉज हर एक क्रॉप को डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट रिक्वायर होता है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशंस पे डिपेंड करती है क्रॉप्स। इसके अलावा डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी हर जगह डिफरेंट होते हैं। तो डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं एंड इन अ डिफरेंट मैनर। ठीक है, अब देखिए डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। एक तो प्राइमरी एक्टिविटी और टर्शियरी एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंस बताना है और दूसरा सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग का। तो फर्स्ट है प्राइमरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। तो देखिए प्राइमरी एक्टिविटीज जो होती हैं दीज आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इनमें नेचुरल रिसोर्सेज की एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन होती है जैसे कि एग्रीकल्चर और फिशिंग। जबकि टर्शियरी एक्टिविटीज जो होती हैं ये प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटीज को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं अपनी सर्विसेज से। सर्विसेज जैसे बैंकिंग सर्विस, ट्रांसपोर्ट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग का डिफरेंस। तो देखिए सबसिस्टेंस फार्मिंग जो होती है ये फार्मर की फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है सिर्फ। इट इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ फार्मर्स फैमिली एंड इन्वॉल्व द यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर फॉर प्रोड्यूसिंग अ स्मॉल आउटपुट। तो इसमें स्मॉल आउटपुट होता है अपने हाउस होल्ड लेबर्स को यूज करके एंड टेक्नोलॉजी का लेवल इसमें काफी लो होता है जिसमें अपने घर के फैमिली मेंबर्स ही फार्मिंग करते हैं जस्ट टू मीट देयर रिक्वायरमेंट। एंड इंटेंसिव फार्मिंग एक सबसिस्टेंस फार्मिंग की टाइप है जिसमें सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर को यूज करके एनुअल कल्टीवेशन की जाती है ऑन अ स्मॉल प्लॉट। ठीक है, so that is all about the chapter agriculture and I hope that you understood it well, but still if you have any query you can ask in the comment section. Thank you so much and Lakshmikanta competitive classes को subscribe कर लीजिए and share the video with more and more friends. So don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you. Good luck.